तो हेलो बच्चों, कैसे हो। कल हमने सॉल्यूशन चैप्टर शुरू किया था। वो चैप्टर मैंने बताया था कि होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। उसमें हमने कल की आप वीडियो देख सकते हो, हमने आइडियल सॉल्यूशन तक आपको पूरा समझा दिया था। आइडियल सॉल्यूशन तक पूरा का पूरा आपको मैंने अच्छे से समझाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि पिछली वीडियो में हमने क्या लास्ट टॉपिक था। हमारा लास्ट टॉपिक था वो था आइडियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट बीबी एंड सॉल्वेंट ए इंटरेक्शन आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू सॉल्वेंट सॉल्यूट AB इंटरेक्शन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। क्या समझाया था कल मैंने आपको कल समझाया था कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास H2 है, फॉर एग्जांपल आपके पास Cl2 है। जैसे H और H के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, जैसी Cl और Cl के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, वैसी ही इंटरेक्शन HCl के बीच में भी होगी, मतलब AB। इसको माना हमने A और इसको माना हमने BB। आया समझ। अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ किस चीज का है? ये ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? इस ग्राफ में समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो प्रेशर है, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इसको, तो ये देखो मैं आपको अलग से बनाकर दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे कर्व भी बोल सकते हो आप, इसे ग्राफ भी बोल सकते हो। ये हो गया आपका PA, ये हो गया आपका PB लाइन, और ये हो गई आपकी P टोटल। इतनी बात समझ आई? ये आइडियल सॉल्यूशन का कर्व है। वापस चलते हैं। यही है सेम PA, PB एंड P टोटल। आई बात बच्चों समझ? इसके बाद और आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो ओबे करता है राउल्ट्स लॉ को। किसको ओबे करता है? राउल्ट्स लॉ को। अब राउल्ट्स लॉ को जो ओबे करते हैं उनमें भी कंडीशंस है। क्या? कि डेल्टा V, कल भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूं, डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आया है। नो एक्सपेंशन और नो कॉन्ट्रैक्शन ऑन मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग 0, मतलब कोई भी एनर्जी इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब नहीं हुई है। जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जांपल्स, ये सारे के सारे एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये वो सॉल्यूशन है जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। हेक्सेन प्लस हेप्टेन, ये वो सॉल्यूशन है जब दोनों आपस में मिलते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, ये वो सॉल्यूशन है जो दोनों आपस में मिलते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो आपस में मिलते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एंड दो सॉल्यूशन which show deviation from Raoult's law is called non-ideal solution। मतलब वो सॉल्यूशंस जो
ओबे नहीं करते हैं, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, उनको कहते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जब हमने दो चीजों को आपस में मिक्स किया तब उसकी वॉल्यूम में चेंज आ गया, जब हमने दो चीजों को आपस में मिक्स किया तब उसकी एंथैल्पी में चेंज आ गया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो कैटेगरीज हैं। पहली पॉजिटिव डेविएशन, जो सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन से क्या समझ आता है, अब आपको वो समझाएंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, कुछ केस में इन सच अ केस द AB interaction are weaker than AA or BB interaction and the observed vapor pressure of each component, the total pressure are greater than the predicted by Raoult's law। मतलब AB के आपस में बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत कमजोर है, बहुत वीक होगी एज कंपेयर टू AA और BB। ये कल का ही चल रहा है, अभी तक मैं आपको कल का ही समझा रहा था। ये है आपका पॉजिटिव डेविएशन। अगर समझ नहीं आ रहा है तो और अच्छे से आपको लिखकर समझाता हूं। क्या लिखा है, कहता है, और उसमें लिखा था कि PA इज ग्रेटर देन P0 A XA। यही पढ़ा था हमने राउल्स लॉ के। दो लॉ थे, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, जिसमें हमने आपको वॉलेटाइल के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, और PB जिसमें वो इक्वल टू का साइन था, बट यहां पर ग्रेटर देन का साइन है। और यही चीज ऊपर भी उसने समझाई थी कि PB XB, X क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन बच्चों। तो P टोटल भी उससे ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली। अगर PA P0 A XA से ज्यादा है, PB P0 B XB से ज्यादा है, तो P टोटल भी PA प्लस PB से ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों। जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कर्व। कर्व क्यों इंपॉर्टेंट है, कर्व बनाने को भी आता है। मैं अब आपको कर्व समझाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। क्या कह रहा है ये कर्व, अगर नहीं समझ आ रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा है, तो मैं उसको दोबारा लिख दूंगा, दोबारा बना दूंगा। ये है वो कर्व जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये कर्व, ये कर्व कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखना। ये लाइन किस चीज की थी, PA। ये लाइन किस चीज की थी, PB। ये लाइन क्या थी, P टोटल। PA PB, क्लियर। यही कर्व, यही नॉर्मल कर्व था। अब पॉजिटिव डेविएशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ज्यादा है, कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ज्यादा है, एक्सपेंशन काइंड, एक्सपेंशन। और नेगेटिव डेविएशन ठीक इसका ऑपोजिट। आप इस कर्व में भी समझ सकते हो, ये लाइन दिख रही होगी आपको बढ़ने वाली, ये लाइन दिख रही होगी आपको बढ़ने वाली, ये भी लाइन बढ़ रही है। क्लियर है बच्चों। और ये इसका जो नीचे वाला जो कर्व है, ये वाला, ये 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 नॉर्मल जो PA था, PB था, और ये क्या था, P टोटल। दिस इज फॉर
नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन। इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको एग्जांपल्स पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जांपल्स पे बहुत जोर दिया गया था सीबीएसई के तरफ से। एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स हैं इथेनॉल प्लस वाटर। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा है तो मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत अच्छे से जा रही होगी, पहुंच पा रही होगी। इथेनॉल प्लस वाटर, CS2 प्लस एसीटोन। क्या बोला मैंने? CS2 प्लस एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? पहले होता था एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, बट अब जो नेल पॉलिश रिमूवर आने लग गए हैं वो उनमें एसीटोन फ्री है, अब उसमें एसीटोन नहीं है, यह है एसीटोन। तीसरा जो हमारा एग्जांपल है दैट इज CCl4 प्लस बेंजीन। क्या बोला मैंने? CCl4 प्लस बेंजीन। CCl4 प्लस बेंजीन। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है CCl4 प्लस टोलुइन। नजर नहीं आ रहा होगा, लिख देता हूं CCl4 प्लस टोलुइन। टोलुइन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, बोलता रहूंगा। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं MCQs या फिर असर्शन रीजंस, फिलिंग द ब्लैंक्स जो आईसी के क्वेश्चंस आते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेंगे और बहुत हेल्प करेंगे। इसमें आता है अगला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, कौन से? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। non-ideal solution showing negative deviation. In such a case, the AB interactions are stronger than AA or BB interaction, and the observed vapor pressure of each component, the total vapor pressure, are lesser than the predicted by Raoult's law. ठीक उसका ऑपोजिट। किसका ऑपोजिट? जो हमने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा उसका ठीक ऑपोजिट नेगेटिव डेविएशन होता है। कहता है कि जो PA है वो लेस देन है P0A XA के, जो PB है वो लेस देन है किसके? P0B XB के। तो जो P टोटल होगा वो भी लेस देन होगा किसके? PA प्लस PB। ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है। क्लियर है बच्चों? तो अगर ये इसके लेस देन है तो डेल्टा H मिक्सिंग भी लेस देन 0 होगी और डेल्टा V मिक्सिंग भी लेस देन 0 होगी। आया समझ? ये कर्व, फिर से कर्व आया। ये कर्व किस चीज का है? ये कर्व है आपका नेगेटिव डेविएशन का, जिसको मैं आप समझाने जा रहा हूं। ध्यान से देखना। ये हमारा था PA, ये था हमारा PB और ये था हमारा P टोटल। ये था हमारा PA, ये था हमारा PB और ये है हमारा P टोटल। आया समझ? अब नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में बढ़ रहा था तो नेगेटिव डेविएशन में कम होगा, तो P टोटल भी ओवरऑल कम होगा। आया समझ? अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे, मैं पीछे भी अभी भी बताया आपको, विच आर एग्जांपल्स। क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में पहला क्या है? CHCl3 प्लस CH3COCH3। अब बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम धीरे धीरे अब कोशिश कर रहा हूं, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं
कि मैं आपको आगे ओवरकम जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि CH3 COCH3 क्या चीज है। तो मैं आपको बता दूं, यह है आपका CHCl3 is chloroform, CH3COCH3 is एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3, जिसको हम लोग प्यार से प्रोपेनॉन भी कहते हैं, आईयूपैक नेम में प्रोपेनॉन, ऑन कीटोन। क्लियर है बच्चों? CHCl3 प्लस C6H6 क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म वही क्लोरोफॉर्म है जिसको सूंघने से इंसान बेहोश हो जाता है। H2O प्लस HCl एग्जाम्पल है, H2O प्लस HNO3 एग्जाम्पल है, मीथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर्स के लिए। उसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, मुझे समझ नहीं आता वो इस टॉपिक को क्यों छोड़ देते हैं, बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे सॉल्यूशन का, और ये क्वेश्चंस इसके ऊपर आ रहे हैं पिछले काफी टाइम से, मैं देख पा रहा हूं स्कूल्स में भी आ रहे हैं, CBSE में भी देखने को मिल रहे हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या लिखा है? अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विच बॉइल्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो मिक्सचर लिक्विड्स का जो बॉयल करता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड like a pure liquid and distills over in the same composition is known as constant boiling mixture. They are formed by non-ideal solutions. Azeotropic mixture वो mixture है liquids का जो boil करता है at a particular temperature and like a pure liquid, उसको हम कहते हैं azeotropic mixture। और उसका प्यार से जो नाम है, इसको एक और नाम दिया है हमने, which is constant boiling mixture, constant boiling mixture। ठीक है बच्चों? अब दो तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, दो तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखो, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। वो चीज है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से आप नोट्स को बनाएं, किस तरीके से आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को फॉलो अप करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ही है पढ़ने के लिए, आपके पास फिजिक्स भी है, आपके पास मैथ्स बायो भी है। जिनके पास, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके पास बायो है, जो जेई के स्टूडेंट्स हैं उनके पास मैथ्स है। सर हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करें कि हम एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट छूट रहा है, सर हम दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट छूट जाता है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूं आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, आपने कुछ नहीं करना, आपने इन नोट्स को फॉलो अप करना है और कुछ नहीं करना है। आपने बाद में, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने आप पहली वीडियो में भी बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, आप स्कूल में वो रफ कॉपी में लिख रहे हैं, घर पर आके वो फेयर कॉपी में लिख रहे हैं, आप पढ़ोगे कब? आपके पास इतना टाइम है कि आप पढ़ सको? क्यों? क्योंकि देखो लाइफ है, लाइफ बहुत ही बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस इन द सेंस जिसमें पढ़ाई भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, घूमना भी हो, फिरना भी हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, लाइफ बहुत ही बैलेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, ये जो प्रॉब्लम्स आप ओवरकम कर रहे हो कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक नोट्स जो आपने, मैं जब पढ़ा रहा हूं आपको, आपने उसी टाइम उसको नोट्स को फॉलो अप करना, आपने उसी टाइम उसको बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि बाद में अगर आप सोचोगे कि मैं इसको बाद में, पहले मैं रफ में लिख लेता हूं फिर मैं उसको फेयर कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है ब्रदर, इतना तो आपके पास टाइम ही नहीं है।
इसलिए कोशिश करो कि उसी वक्त आप नोट्स बनाओ, उसी वक्त उस चीज को समझो, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है पढ़ने के लिए, आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या फिर बायो। जिनके पास मैथ्स है वो मैथ्स पढ़ेंगे, जिनके पास बायो वो बायो पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट्स इतने हैं कि आप नहीं टाइम कर रहे हो। तो आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, थका हुए आ रहे हो, बिल्कुल सुबह के गए, शाम को दोपहर को आ रहे हो, थक जा रहे हो, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद क्लासेस, कैसे करोगे इतना सब कुछ? स्कूल का होमवर्क, हमारी क्लासेस, ये सब कुछ कैसे करोगे इतना मैनेज टाइम? तो आपको क्या करना है, आपको उसी वक्त नोट्स बनाने, उसी वक्त लिखना है। कोशिश करो कि उसी वक्त कॉपी निकालो और समीर सर जो पढ़ा रहे हैं उसको आप लिखते रहो। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आर फॉर्म्ड बाय those liquid pairs which show positive deviation from ideal behavior। मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो लिक्विड पेयर्स होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सच एजियोट्रॉप्स को हम बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उनके कंपोनेंट से हमेशा कम होगा। मतलब उन दोनों के जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उनके पर्टिकुलर कंपोनेंट से हमेशा कम होगा, वो कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल आपके सामने है, इथेनॉल and water। ethanol is C2H5OH and plus water by mass। second, maximum boiling azeotrope, ये formed होता है by those liquid which show negative deviation from ideal behavior। अब ऊपर वाला किससे शो हो रहा था? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किससे शो हो रहा है? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। सच एजियोट्रॉप्स हैव बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट। कहने का मतलब है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उनके कंपोनेंट से ज्यादा होगा। मतलब जो दो चीजों को आपस में मिक्स किया तब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, कंपोनेंट मतलब H2O से ज्यादा होगा और HCl से, दोनों के कंपोनेंट से ज्यादा होगा। ये होते हैं हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इतनी बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप की हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉलिगेटिव मतलब टुगेदर, बाइंड, जो आपस में उनको जोड़कर रखती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस चीज के ऊपर? अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? फिर से एक बार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depend only upon the number of solute particles in a solution, irrespective of their nature। नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। 4 टाइप की हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना प्रेशर रिलेटिवली कम हो रहा है, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत आसान है, 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप्स, जिसमें पहला आता है relative lowering of vapor pressure। It is the ratio of lowering in vapor pressure to vapor pressure of a pure solvent। The relative lowering in vapor pressure of solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute in the solution। सर समझ नहीं आया, क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि जो रेशियो होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, ये एक रेशियो होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का टू वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। अभी आपके सामने एक फॉर्मूला आएगा, दैट इज P0 माइनस PA अपॉन P0 A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब सर और अच्छे से समझाता हूं। यहां पर आ रखा था कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द
मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। सेम चीज लिखिए नीचे भी, P नॉट माइनस पी ए अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन। क्लियर? न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से इस फॉर्मूले को समझाऊंगा। इस फॉर्मूले को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड भी कर सकते हो। किस बेसिस पे? नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे। और एक चीज और का ध्यान रखना कि जो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तब यहां पर लिखते हैं हम N2 अपॉन N1, और जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तब हम लिखेंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। और आप नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपैंड भी कर सकते हो। N2, अब मैंने पहले ही दिन बोला था 2 और 1 क्या होते हैं? 1 हमेशा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट मतलब जिसमें घुलता है। 2 हमेशा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट कौन? जो घुलता है। कल भी बताया था नींबू पानी बनाते हैं। मैं बल्कि आपके लिए आज एक्सपेरिमेंट लाने वाला था, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गया हूं, लेकिन कल आपके लिए जरूर लाऊंगा मैं वो एक्सपेरिमेंट। क्या था वो? कि मैं आपको बताने वाला था कि पानी लिया हमने फॉर एग्जांपल, उसमें हमने, अब आपने पहले पानी लिया, अब आप जनरली कोई भी आप किचन में जाते हो तो आप चाय बनाते हो, चाय में पतीला लिया तो पहले ऐसा तो है नहीं कि चीनी डाल ली, चाय पत्ती डाल ली, नहीं, पहले आप पानी डालते हो, पानी को उबालते हो, उसके बाद आप उसमें चीनी और चाय पत्ती डालते हो। इसका मतलब पानी क्या है? पानी एक सॉल्वेंट है, और चीनी और चाय पत्ती या फिर बाकी जो कंपोनेंट्स उसमें डलेंगे वो क्या होंगे? वो सॉल्यूट होंगे। तो 1 हमेशा आपका सॉल्वेंट होगा और 2 आपका हमेशा सॉल्यूट होगा। तो N2 अपॉन N1 ये होता है डाइल्यूट के लिए। किसके लिए यूज होता है? डाइल्यूट। दिल मिल रहे हैं। और N2 अपॉन N1 ये यूज होता है कंसंट्रेटेड के लिए। आ रहा है बच्चों समझ? तो अब चलो ये तो क्लियर है। अब N2 इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? नंबर ऑफ मोल्स आर सॉल्यूट के हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और N1 क्या होगा? सेम होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बस फर्क कितना होगा कि जो 1 है वो कौन है? फिर से बार बार बोल रहा हूं, सॉल्वेंट, और जो 2 है वो कौन है? सॉल्यूट। N2 N1। तो आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, मैं खुद एक्सपैंड करके दिखाऊंगा आपको जब हम कल न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। कोशिश यही है कि चैप्टर आज खत्म हो जाए, अगर आज नहीं होता कल होगा तो हम परसों इसके क्वेश्चंस जरूर लगाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों। कौन सी प्रॉपर्टी है? सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये कर्व क्या है? सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बीपी। बीपी मतलब भोपाल, अब बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और सच में कईयों ने भोपाल समझ लिया होगा। शुरू करें। एलिवेशन इन बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। ये कर्व किस चीज का? ये कर्व क्या बता रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, सुनो क्या कह रहा हूं, क्या समझा रहा हूं आपके लिए। देखो ये कर्व किस चीज का कर्व है? अच्छा एक बात बताओ आप मेरे को पहले, आप कभी किचन में गए हो तो किचन में आपने जब गए हो तो आपने क्या देखा? आपने कुछ नोटिस किया कभी कि जो पानी है वो जल्दी बॉयल होता है और जो सॉल्यूशन है वो देर में बॉयल होता है? कहने का मतलब ये है
कि जो पानी है वो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये कर्व आपको समझ नहीं आ रहा है यहां पर, तो मैं यहां पर भी बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है हमारा? पानी। क्यों? क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट कौन है हमारा? पानी। पानी जल्दी बॉयल होता है, सॉल्यूशन को बॉयल होने में टाइम लगता है। कर्व को यहां पर बहुत ध्यान से देखना, अगर यहां नहीं समझना तो मैं आपको अलग से भी समझा सकता हूं। यहां अगर यहां समझना है तो यहां पर भी समझा सकते हैं। ये है ऐसे आपका कर्व, ये कर्व है, ठीक। ये एक कर्व आया, ये एक कर्व आया, ये लाइन यहां ऐसे, ये लाइन यहां ऐसे। किसके बीच में है ये कर्व? टेम्परेचर और किसके बीच में है? टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। किसके बीच में है? टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये वाला जो कर्व है, अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर यहां की तरफ बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर यहां की तरफ बढ़ रहा है तो ये वाला कर्व किसका हो गया? ये वाला कर्व किसका हो गया? ये वाला कर्व हो गया आपका सॉल्यूशन। और ये वाला कर्व किसका हो गया? ये वाला कर्व हो गया सॉल्वेंट। और ये लाइन क्या कहला रही है? 1 atm। मैं कहने का मतलब है कि कोई भी चीज कब बॉयल होती है? कोई भी चीज तब बॉयल होती है जब उसका वेपर प्रेशर या फिर बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक वो बॉयल नहीं होता है। और जब वो उसके इक्वल आ जाता है तो वो बॉयल हो जाता है। वापस आते हैं, यहां क्या कह रहा है? टीबी नॉट इज द, टीबी नॉट, ये देखो, ये कर्व आ रहा है, ध्यान से देखना। ये रहा कर्व, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट, ये बीच का डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या चीज है? चेंज इन टेम्परेचर। यहां पर भी फिर से बना देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ये कर्व और एक ये कर्व, तो इस कर्व में ये और ये। आया बात समझ? नहीं आई? आ गई। चलो सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, ये कर्व किस चीज का है? सॉल्यूशन का। और ये सॉल्वेंट का। जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है उसका नाम दिया है टीबी, और जिस पे सॉल्वेंट बॉयल हो रहा है उसका नाम दिया है टीबी नॉट। और उनके बीच का जो चेंज होगा, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, उसका नाम दिया है डेल्टा टी बी। क्लियर? तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो गया? ज्यादा टेम्परेचर किसको लग रहा है बॉयल होने में? सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन का कितना है? टीबी माइनस टीबी नॉट। आया समझ? अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा ये ध्यान से देखते रहना। जो डेल्टा टीबी होता है, जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसके बच्चों? मोलैलिटी के। और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम हमने दिया है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम दिया है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी अपनी एक वैल्यू होती है जो कि न्यूमेरिकल में गिवन होती है। सीबीएसई के या से फिर आईएससी के न्यूमेरिकल्स में गिवन होती है। आप एक्सपेंड भी कर सकते हो अगर आप एक्सपेंड करना चाहो। किस चीज को? मोलैलिटी को। जिस बच्चे को मोलैलिटी का फॉर्मूला पता होगा वो बहुत इजीली इसको कर पाएगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने कल भी आपको बताया था,
क्या होता है मोलैलिटी? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? जो घुल रहा है। सॉल्वेंट कौन है? जिसमें घुल रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इतनी बात समझ आ गई बच्चों या नहीं आई? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर सर। वापस आता हूं। तो फॉर्मूला क्या बन सकता है अगर हम एक्सपैंड कर दें किस चीज को? हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को इब्लियोस्कोपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इब्लियोस्कोपी भी कहते हैं। कभी कभी इस नाम से आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या चीज है। ठीक, तो आप इसमें फॉर्मूला एक्सपैंड कर सकते हो मोलैलिटी का। जब मोलैलिटी का फॉर्मूला यहां पे रखा, यहां पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू1। अब मैं इस चीज को एक्सपैंड करने यहां पे जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को बी और ए में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 कौन होता है? सॉल्वेंट। 2 कौन होता है? सॉल्यूट। ए कौन हुआ? सॉल्वेंट। बी कौन हुआ? सॉल्यूट। ध्यान से देखते रहना। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी। डेल्टा टीबी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी किसका वेट है? बी कौन आया बाद में? कौन आया? सॉल्यूट। सॉल्यूट का वेट इंटू 1000। क्यों? क्योंकि केजी में कर रखा। ध्यान से देखो, केबी इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू एमबी। एमबी क्या चीज है? किसका मॉलिक्यूलर मास है? सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का? ध्यान से बोलो, सोचो। ए कौन था? ए था हमारा सॉल्वेंट। बी कौन था हमारा? सॉल्यूट। तो एमबी किसका हुआ? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास इनटू सॉल्वेंट का वेट। ये हमारा फॉर्मूला बना। इसमें आप ये वाला फॉर्मूला आगे हम यूज करेंगे, हम आपको समझाएंगे कि इसको कैसे करना है। क्लियर है? डाउट है? कोई डाउट नहीं है सर, सब क्लियर है। यहां पे भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि यहां लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। तो और जूम कर देता हूं तुम्हारे लिए। WB and WA is the mass of solute and solvent respectively। और यहां पर KB के बारे में बताया हुआ है उन्होंने कि KB की वैसे वैल्यू तो अलग अलग होती है, बट उन्होंने यहां पे आपके लिए बता रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि KB हैज अ यूनिट ऑफ K by M, और या फिर केल्विन kg पर मोल फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। बार बार एक ही चीज बोलते बोलते समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि KB वैल्यू गिवन होती है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट। आगे बात समझ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। क्या है ये? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। ये ग्राफ किस चीज का है? जैसे बीपी का ग्राफ था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, वैसे ही ये ग्राफ है इधर। ये ग्राफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। कभी भी आपने क्या कभी कोई चीज को फ्रीज किया है? जब आपने कभी नोटिस किया होगा कि जनरली बचपन में क्या होता है, बचपन में हम लोग जब छोटे होते हैं तब हम जब गर्मियों में फ्रिज में पानी रखते हैं, जब हम फ्रिज में जमाने के लिए ऊपर
आइस ट्रे रखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि जब हम 15 मिनट बाद अगर हम आएंगे तो हम उसको आइस ट्रे को निकालेंगे तो हम देखेंगे उसमें एक लेयर बन चुकी है, क्योंकि हम उसमें उंगली मारते हैं, उंगली नीचे चली जाती है, ऊपर एक लेयर होती है, वो लेयर टूट जाती है, नीचे पानी होता है। बट ऑन दी अदर सेम टाइम अगर आप पानी उस ट्रे के साथ, उस जो आइस ट्रे के साथ आप कोई सॉल्यूशन रखो, जैसे कुल्फी का जो मिक्सचर होता है, आप उसे जमाने के लिए रखो, तो अब आप नोटिस करोगे कि 15 मिनट बाद जब आप आए तो आइस में तो लेयर बन चुकी है, आइस में तो लेयर बन चुकी है, बट कुल्फी में अभी भी कोई भी लेयर बननी नहीं शुरू हुई है। इसका मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम है, वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में, अभी वो ठंडा ही हो रहा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा कम है। उसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? अब मैं आपको वो कर्व बनाकर दिखा रहा हूं, किसका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। बिल्कुल वैसे ही दिखाऊंगा जैसे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का दिखाया था। ये आपका वेपर प्रेशर है और ये आपका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कम चाहिए किसको? सॉल्यूशन को। क्यों? क्योंकि वो फ्रीज जो है, पानी नॉर्मली किस पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और बॉइलिंग पॉइंट किस पे, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट किस क्या रहेगा फिर उसका? सॉल्यूशन का और कम रहेगा। अगर इसमें ही समझाऊं, यहां समझा देता हूं आपको, ये ऐसे। आ रहा है समझ? दिख रहा है सब कुछ? ये है आपका प्योर लिक्विड। क्या है आपका? प्योर लिक्विड। ध्यान से देखना, दिस इज प्योर लिक्विड एंड दिस इज सॉल्यूशन। जो प्योर लिक्विड है वो इस पॉइंट पर फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है, हमने इस पॉइंट का नाम दिया TF नॉट। और जो सॉल्यूशन है उसको फ्रीज होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, तो हमने उसका नाम दिया TF। आप देख पा रहे हो ये ग्राफ उल्टा चल रहा है, सीधा नहीं। ये ग्राफ इस तरीके से पीछे को आ रहा है, एलिवेशन में ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। आ रहा है समझ? तो ये हो जाएगा TF। तो इसके बीच के जो डिफरेंस होगा, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? डेल्टा TF। आई बात समझ? नहीं आई? तो डेल्टा TF क्या होगा आपका? डेल्टा TF होगा आपका TF नॉट माइनस TF। 0 पे बॉयल होता है प्योर लिक्विड वाटर, 0 माइनस जितनी भी वैल्यू होगी, माइनस 0.838 जितना भी, वो उतना उसमें से कम हो जाएगा। सेम फॉर्मूला, ये आया समझ? सेम फॉर्मूला, सेम बिल्कुल डिट्टो, कोई चेंजेस नहीं है, सेम फॉर्मूला है, कोई भी चेंजेस नहीं कर रखे हैं। ध्यान से देखते रहना। डेल्टा TF वहां था, डेल्टा TB यहां है, डेल्टा TF यहां भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहां भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। साथ साथ नोट्स बनाते रहो ताकि आप पीछे ना रह जाओ। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, वहां पर था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहां है डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। डिप्रेशन में मत आ जाना पढ़ के, डिप्रेशन कांस्टेंट पढ़ते रहो, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, निकाल सकते हो कुछ भी। मेहनत के ऊपर है आपकी, आप कितनी मेहनत करते हो, आप क्या कर रहे हो, कैसे मेहनत कर रहे हो। आप अपना टारगेट बना के रखो कि आपने क्या अचीव करना है 1 साल बाद। 1 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो, आप कहां खड़े हो, आप कहां खड़े थे। क्योंकि आने वाला कल आपको जो जज करेगा वो इस बेसिस पे नहीं करेगा कि आपने क्या पढ़ा है, वो इस बेसिस पे आपको जज करेगा कि आप आज कहां हो। समझ आया? टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सेम फॉर्मूला, बस के बी की जगह के एफ आ जाएगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू, मोलैलिटी के फॉर्मूले को एक्सपैंड कर दीजिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा अपॉन MB इंटू W। आगे बात समझ? ठीक है बच्चों? K इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, सेम वैल्यू केल्विन kg पर मोल। आई बात समझ?
एक और चीज है इथाइलिन, यहाँ पे लिखा हुआ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज यूजुअली एडेड टू वाटर इन द रेडिएटर टू लो फ्रीजिंग पॉइंट। जनरली कनाडा वगैरह में क्या होता है, कनाडा वगैरह में बहुत बर्फ पड़ती है, जब बहुत बर्फ पड़ती है तब वहां पर रेडिएटर में पानी के साथ साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल भी डाला जाता है। कनाडा में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, इस वजह से वहां पर जो रेडिएटर्स होते हैं, कार के रेडिएटर, वहां पर आप इथाइलिन ग्लाइकॉल भी डालते हैं पानी के साथ, ताकि वो पानी वहां पर फ्रीज ना हो। इसका मतलब जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है वो एक एंटी फ्रीज एजेंट है। क्लियर है? आगे बढ़े। और इसको कहते हैं कॉल्ड एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। इसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? आपके घरों में जनरली आरओ होगा। आरओ कभी देखा है? आरओ के ऊपर एक फुल फॉर्म लिखी होती है। आरओ की फुल फॉर्म क्या है? बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ आपके घर में आरओ है, बोलते हैं हाँ सर है। मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरओ? उनको आरओ की फुल फॉर्म नहीं पता होती। आरओ की क्या फुल फॉर्म है? आरओ इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पढ़ा होगा आपने, आईएससी वालों ने तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज होता है। पहले एनिमल मेम्ब्रेन यूज होती थी, अब वो बैन हो गई है। पिग ब्लैडर यूज होता था, इंडिया वर्ल्ड में बैन हो चुकी है। अब उसकी जगह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन यूज होती है। सेलोफेन शीट के बारे में आपको पता होगा। सेलोफेन शीट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखो, ऑस्मोसिस इज द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from a pure solvent to solution or from a dilute solution to concentrated solution। क्या बोल रहा है? बोल रहा है ऑस्मोसिस एक वो फिनोमिना है जिसमें स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होते जा रहे हैं। कहां से? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बायो वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आता है ये वाला, मैथ्स वाले स्टूडेंट इधर देख लो। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ? कुछ सम नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आर एनिमल ब्लैडर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो कि अब बैन हो चुकी है। सेल मेम्ब्रेन और भी बहुत सारे हमारे ये नेचुरल हैं। क्लियर है? Cu2 FeCN होल 6 एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है which does not work in non-aqueous solution as it dissolve in them। वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में काम नहीं करता है क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ऑस्मोसिस दो तरीके के होते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस। ध्यान से सुनो, एक्सो ऑस्मोसिस इट इज आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम अ सेल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या हो रहा है? आउटवर्ड फ्लो हो रहा है पानी का या फिर सॉल्वेंट का, किससे? फ्रॉम अ सेल। इट इज इनवर्ट फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। इसमें क्या हो रहा है? इनवर्ट फ्लो हो रहा है वाटर का। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यस, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, क्या कह रहा है वो भी पढ़ो। कह रहा है द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोल रहा है? द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन, जो प्रेशर सॉल्यूशन पे डेवलप किया जाएगा ताकि रोका जा सके किस चीज को? द ऑस्मोसिस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। भैया नहीं चाहता है वो आगे भेजना, तो उसको रोकने के लिए उसने एक प्रेशर अप्लाई किया। उस प्रेशर को उसने उसका एक नाम दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारा जो फॉर्मूला है इसका, वो मैं यहां पे बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं। जो पाई होता है, पाई इज डिनोटेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। पाई इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनने वाला है, ध्यान से देखते रहना। जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किस चीज के? बोलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आप बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर सी आर कहां से आया? सी इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का दूसरा नाम मोलैरिटी।
R इज बच्चे बच्चे को पता है गैस कांस्टेंट विच इज 0.0821 न्यूमेरिकल आएगा तो और अच्छे से समझाया जाएगा। T इज द टेम्परेचर। क्लियर है? इसको एक्सपेंड भी आप कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन आपका हाइपरटोनिक भी हो सकता है, हाइपोटोनिक भी हो सकता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोटोनिक भी हो सकता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, हायर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जितना आपने उसमें से निकाला है उससे ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर कोई प्लांट सेल है उसको आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो जो उसका फ्लूइड होगा ना प्लांट सेल का, वो बाहर आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। इस फिनोमेना को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है फ्रॉम दैट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। दी सॉल्यूशन हैव द सेम मोलर कंसंट्रेशन। आई बात समझ? इनकी कंसंट्रेशन भी सेम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मैं बार बार बोलता आ रहा हूं। टू सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक इफ दे हैव द सेम मोलर कंसंट्रेशन। अगर उनकी कंसंट्रेशन सेम है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है? रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? कहता है रिवर्स ऑस्मोसिस व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द when the external pressure applied on the system is more than the osmotic pressure, solution on the is more than the osmotic pressure, the solvent flows from the solution to the pure solvent. क्या है ये? सॉल्यूशन। कहने का मतलब है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन पे और वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो जो सॉल्वेंट होगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। डीसैलिनेशन, क्या बोला मैंने? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज डन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। आपके घर में भी आरओ लगा है, वो भी उस पे रिवर्स ऑस्मोसिस पे चलता है। बच्चों आज हमने ये समझ लीजिए 75% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सॉल्यूशन का, जिसमें अभी न्यूमेरिकल्स नहीं इंक्लूडेड हैं, ना कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, जिसको हम लगाएंगे बहुत जल्द। हमारा जो लास्ट टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कल करने वाले हैं, वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वेंट-ऑफ फैक्टर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसके ऊपर मैंने खुद न्यूमेरिकल्स आते देखे हैं लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बिल्कुल बहुत दबा के आते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो न्यूमेरिकल्स को कैसे, और बहुत बड़े न्यूमेरिकल से बहुत प्रॉब्लम परसिस्ट करते हैं बच्चों के लिए, बट मैं आपको इतने इजी वे बताऊंगा, इतने इजी मेथड बताऊंगा, आपको टिप्स बताऊंगा, आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम परसिस्ट नहीं होगी। आ रही बात समझ? और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको यहीं पर ही बताए जाएंगे। और हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। कल समझाया जाएगा। कल सॉल्यूशन का लास्ट डे है। हमारा कोई इरादा नहीं है चैप्टर को एक एक दो हफ्ते तक खींचने का। हमारा इरादा है कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर किया जाए, जिससे हम 3-4 महीने में ही सिलेबस कवर करके हम क्वेश्चंस लगा पाए और हमारे पास बहुत टाइम बच जाएगा। उसके बाद हमारा बहुत टाइम होगा कि हम आगे अपनी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू बच्चों मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स सबको शेयर करें। यहां पर आपको केमिस्ट्री की क्लासेस, डेली ट्यूशन क्लासेस मिल रही हैं। थैंक यू सो मच।
मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे साथ में जो पूरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली जो मेरे साथ जुड़ रही है, यूट्यूब फैमिली में मेरे जो बहुत सारे बच्चे हैं, समीर सर के साथ जो केमिस्ट्री की क्लास है सॉल्यूशन 3, जो हमारा टॉपिक 3 आएगा, जो सॉल्यूशन का तीसरा पार्ट है, जो कि कल आएगा। थैंक यू।